नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदी जंक्शन चैनल पे स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टी 4.0 जो आने वाली वैकेंसी है उसी के हिंदी विषय का तैयारी कर रहे हैं। तो उसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो आपको प्रोवाइड करवाया गया था टेलीग्राम चैनल पे, अभ्यास सेट यानी सेट नंबर 3 जो है 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सेट नंबर 3 है उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे। अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी स्टेट का पीजीटी हो, टीजीटी हो, ईएमआरएस हो, केवीएस हो या यूजीसी नेट हो, तो सभी के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, उसके आंसर को उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज इसमें देखिए आपको बताया गया है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी 10 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके उत्तर सहित जानेंगे। यानी इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को विस्तार से जानेंगे। तो अगर आप बीपीएससी टी 4.0 के टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये सेट 3 है। इसके पहले 1 और 2 जो है बता दिया गया है, यानी जिसका आप लोगों के पास दिया गया था प्रश्न आप लोग बनाए थे, उसके बाद उसका हल किए हैं। 2 का भी जो है हल करवा दिया गया है। ये सेट 3 है जो पिछले दिन आपको प्रोवाइड करवाया गया था। तो उसमें आप लोगों ने कैसे रिस्पांस दिया है, कहाँ के कितने लोग हैं, किस स्टेट का ज़्यादा है और कितने प्रतिशत लोग गलत आंसर दिए हैं, कितने सही हैं, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है, इन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हिंदी की संपूर्ण तैयारी हो तो आप मेरे चैनल हिंदी जंक्शन पे बने रहिए, क्योंकि इस पे आपकी तैयारी को लेकर के सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती है। अगर आप बीपीएससी टी 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 7261815307। इस पे 249 रुपया पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से आपको जो है 25 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। स्टेट के लिए इसी नंबर पर 199 रुपया पेमेंट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो प्रश्न है उसको देखते हैं, समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बीपीएससी टी 4.0 यानी 4.0 में जो प्रश्न दिए गए थे उसी को हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं हिंदी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट 3 है, यानी इसी ढंग से आपको जो है प्रैक्टिस सेट करने के लिए दिया गया था। अगर आप नहीं बनाए हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए या व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइए या फेसबुक पे जुड़ जाइए, कहीं भी जुड़िएगा तो वहाँ भेजा हुआ है, आप वहाँ से बना सकते हैं, देख सकते हैं। अगर नहीं बनाए हैं तब, क्योंकि आप इसको बनाते हैं तो समझ में आता है आप कैसे बनाते हैं, कितना लोगों के बीच कंपटीशन है, कितना प्रतिशत सही जवाब देते हैं। तो अगर आप नहीं बनाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जुड़िए या व्हाट्सएप चैनल का और वहाँ पे भेजा हुआ आप वहाँ से बना सकते हैं। तो इसी को हम लोग देखने वाले हैं। ये सेट 3 है, इसी को हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कितने स्टेट से जो है इसको लोगों ने दिया है जवाब। तो देखिए यहाँ पे राज्य का नाम है तो 244 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है, यानी टोटल जो इसमें भाग लिए थे 244 लोग इसमें जो है भाग लिए थे, यानी 244 लोगों के बीच ये कंपटीशन था, 244 लोग इसमें हिस्सा लिए थे, जिसमें देखिए 63.1% जो है बिहार के हैं और बाकी जो हैं यानी 37 लगभग 37% जो है वो अदर स्टेट के हैं। यानी इस जो सेट है यानी सेट नंबर 3 है इसमें 63% लोग बिहार के हैं और बाकी जो हैं अदर स्टेट के हैं। तो कोई बात नहीं, हर एक सेट में लगभग वही 50 से 60% लोग जो है बिहार के होते हैं और 40 से 50% जो लोग होते हैं अदर स्टेट के होते हैं। तो जो भी दूसरे राज्य के विद्यार्थी हैं तैयारी कर रहे हैं वो घबराए नहीं,
क्योंकि उनका भी सिलेक्शन यहाँ होता है और आपको भी मौका अच्छा मिलता है। जनरल में आप लोगों का जो है सिलेक्शन होता है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को, कौन सा कठिन प्रश्न था, कौन सा सरल प्रश्न था, उसको देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, सुभद्रा कुमारी चौहान किस रस की कवियत्री हैं, जिसको 243 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। यानी इस प्रश्न को जवाब देने में 244 में 243 लोगों ने इसका जवाब दिया है, जिसमें 83.5% लोगों ने विकल्प ए के साथ गए हैं, यानी वीर रस को माने हैं। तो आपको पता होगा कि ये वीर रस के ही कवियत्री हैं, क्योंकि आप इनकी कविता जब पढ़े हैं, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, तो उन कविताओं में आप देखिएगा तो ये वीर रस की बहुत जोर से जो है बहुतायत प्रयोग किए हैं। तो इन्हें वीर रस के कवि माना जाता है, यानी वीर रस की कवियत्री ये हैं। जो विकल्प ए सही हो जाएगा, यानी 83.5% जो लोगों ने जवाब दिया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। लेकिन दुख इस बात की है कि आप लोगों का 100% इस पर सही होना चाहिए था, क्योंकि ये प्रश्न साधारण प्रश्न था, इसका कोई भी जवाब दे सकता है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या हमारे सेट बनाए होंगे तो इसका जो है सही जवाब आप दे पाए होंगे। और एक चीज़ है कि आप लोगों का जो कितना नंबर आता है, कितना नंबर सही हुआ, कितना ये नहीं हो पा रहा है, तो 1-2-4 प्रैक्टिस सेट के बाद उसको भी आपको जो है सार्वजनिक कर दिया जाएगा कि किनका कितना नंबर आया है 10 में। तो ये कुछ दिन में हो जाएगा, इस पर जो है चल रहा है काम, आगे उस पर काम किया जाएगा। तो ये पहला प्रश्न था जिसका विकल्प ए ही सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए दूसरा प्रश्न था, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है, यानी द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया है वो किसके नाम पे किया गया है, आपको बतानी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं विकल्प ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में सोहनलाल द्विवेदी था और सी में महावीर प्रसाद द्विवेदी था। तो लोग ज़्यादा कंफ्यूज हजारी प्रसाद द्विवेदी में और महावीर प्रसाद द्विवेदी में हुए हैं, जो कि यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। तो इस प्रश्न को जवाब देने में 244 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है और 244 में 85.2% लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ गए हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही जो है इसका नाम, यानी 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक जो चलता है उसको जो है द्विवेदी युग कहा गया है। अब देखिए द्विवेदी युग का समय कब से था, तो 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक था। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि द्विवेदी युग का समय सीमा कितनी थी। तो 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी थी और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग नामकरण पड़ा था। अब देखिए कारण यहाँ पे स्पष्ट है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका का जो संपादन करते हैं, तो हिंदी का परिमार्जन होता है, ज़्यादा विकास होता है, हिंदी गद्य का जो है ज़्यादा विकास होता है, हिंदी समृद्ध होता है। इसी कारण से द्विवेदी युग के योगदान को देखते हुए इस युग का नाम है द्विवेदी युग नाम दिया जाता है। पिछले इससे पहले का जो युग था भारतेंदु युग था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के योगदान को देखते हुए भारतेंदु युग नाम दिया गया था। तो इसी के आधार पर द्विवेदी युग जो नामकरण पड़ा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान को, हिंदी में उनके अवदान को देखते हुए ये नाम दिया गया है। तो विकल्प सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण द्विवेदी युग दिया गया है और 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक ये चलता है। तो ये इसका सही लोग जवाब दिए हैं 85% लोग, तो ये सही है। लेकिन इसमें देखिए कोई भी सरल प्रश्न है तो ये सब प्रश्नों का अगर आपको करवा दिया गया है तो 90+ होना चाहिए प्रतिशत सही का, लेकिन 90 से कम हो जाता है तो यानी कहीं ना कहीं मन में दुविधा आपको है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या था। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, पुष्प की अभिलाषा किसकी प्रसिद्ध कविता है। पुष्प की अभिलाषा जो है वो किसकी प्रसिद्ध कविता है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता थी जिसको सभी लोगों ने लगभग पढ़ा है। चाह नहीं मैसूर बारों को कहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं बिन प्यारे को प्रेमी मारा में रचाऊं।
तो ये जो कविता थी बहुत ही बेहतरीन कविता थी। इसको लोगों ने लगभग 89.98% यानी 90% लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही है। माखन राज चतुर्वेदी की ये रचना है। माखन राज चतुर्वेदी की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। और पुष्प की अभिलाषा कविता के कारण ही माखन राज चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता था, यानी एक भारतीय आत्मा के नाम से माखन राज चतुर्वेदी को जाना जाता है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो पुष्प की अभिलाषा माखन राज चतुर्वेदी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसका लगभग 90% लोगों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया था कि जो निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्र कवि से संबोधित किया जाता है। तो ये जो है प्रश्न था जिसको 243 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस कवि को राष्ट्र कवि से जो है संबोधित किया जाता है। तो देखिए विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त को 93.4% लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, तो बिल्कुल सही है। मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि से संबोधित किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि किसने संबोधित किया था। तो महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि से संबोधित किया था। क्यों किया था? तो इनकी रचना थी भारत भारती। भारत भारती जो रचना थी 1912 में आती है, 1912 ईस्वी में आती है। और ये रचना इतनी जो है देश प्रेम जगाती है लोगों में, देशत्व की भावना जगाती है कि लोग जो है इस काव्य को पढ़ करके राष्ट्रीय आंदोलन में अपना हिस्सा बढ़ चढ़ कर देते हैं, जिसके कारण भारत भारती की जो प्रतियां हैं अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली जाती है। तो उसी को देखते हुए महात्मा गांधी जो है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि से संबोधित करते हैं, यानी राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, संबोधित किया जाता है। तो विकल्प बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि से संबोधित किया जाता है, तो विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न 5वां प्रश्न था। अब देखिए आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना जाता है, यानी किस ईस्वी से माना जाता है आधुनिक काल का प्रारंभ। 243 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत जटिल साबित हो गया है आप लोगों के समक्ष, क्योंकि इसका बहुत गलत जवाब आया है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आधुनिक काल का प्रारंभ किस सन से माना जाता है। तो देखिए पहला विकल्प था 1900 ईस्वी से, दूसरा था 1850 ईस्वी से, तीसरा था 1875 ईस्वी से, चौथा था उपयुक्त में से एक से अधिक, पांचवा था उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए 45.3% लोगों ने 1850 माना है और 42.4% ने उपयुक्त में से यानी 1900 ईस्वी से माना है, और उपयुक्त में से कोई नहीं का परसेंटेज बिल्कुल जो है कम है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसको अब देखना है। तो देखिए आपको पता है आधुनिक काल का प्रारंभ जो है भारतेंदु युग से होता है। भारतेंदु युग का जो समय जो है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चलता है, यानी 1900 ईस्वी तक चलता है। तो 1850 ईस्वी जो है आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है, यानी विकल्प बी सही होगा, जिसका जो है 45.3% लोगों ने ही मात्र सही जवाब दिया है। तो आप देखिए इस तरीका के प्रश्न में कितने लोग दुविधा में हुए। अब देखिए यही प्रश्न है जो आपके मार्क्स को नीचे गिरा देता है, दुविधा में डाल देता है। तो इसका जो सही जवाब दिए हैं वो बिल्कुल सही से पढ़ाई कर रहे हैं, स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं और चीज़ें को समझते हैं, और जो इसका गलत जवाब दिए हैं वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हैं पढ़ाई से, आपके माइंड में सेटअप नहीं हो पाता है, चीज़ें जो है स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन पे ध्यान दीजिए, और जो प्रैक्टिस सेट करवाया गया है 28 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट जो करवाया गया है उसको 2 से 3 बार 4 बार 5 बार जितना ज़्यादा हो सके बनाइए, ताकि आपके दिमाग में प्रश्न बैठ सके। क्योंकि हम जो प्रश्न करवाए हैं बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह आपको दिया गया है, उतना शायद ही कहीं उपलब्ध होगा। चाहे आप कोई भी चैनल पे पढ़ रहे होंगे या कहीं से भी आप
कोई कोर्स परचेज किए होंगे तो हमें पूरा विश्वास है कि इतना अच्छा आपको मटेरियल उपलब्ध नहीं हुआ होगा। तो इसका जो है आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन था, इसका सही जवाब आपको देना चाहिए था, लेकिन बहुत से लोगों ने गलत जवाब दिया है, ये सही नहीं है। 1850 यानी विकल्प बी इसका सही होगा। 1850 ईस्वी से आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। अब समस्या 1900 ईस्वी में लोगों को इसलिए हुआ कि संवत जो दिया हुआ है, यानी रामचंद्र शुक्ल के किताब में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो संवत दिया हुआ है तो 1900 संवत ईस्वी से माना जाता है। तो ये संवत और ईस्वी में आपको दिमाग में जो है जो दुविधा है, संदेह होता है, उसको स्पष्ट कर दें। संवत में 57 वर्ष घटा देंगे तो ईस्वी हो जाएगा, ईस्वी में 57 वर्ष जोड़ देंगे तो ईस्वी आ जाएगा, यानी ईस्वी में संवत आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। अगर हम रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछते तो 1900 ईस्वी संवत में हम देते, लेकिन ये आधुनिक काल का सिर्फ प्रारंभ है तो 1850 ईस्वी यानी विकल्प भी सही होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को यानी माइनस में गिरा दिया है, यानी 55% लोगों ने गलत जवाब दिया है जो नहीं होना चाहिए था। तो इसको आप लोग संभालिए, ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था? अब देखिए अगला प्रश्न था शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है। शतरंज के खिलाड़ी जो हैं किस विधा की रचना है आपको बताना है। तो शतरंज के खिलाड़ी सबसे पहले जानना है किसकी रचना है, तो प्रेमचंद की रचना है। प्रेमचंद की रचना है जिसको 243 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। तो प्रेमचंद की रचना है, ये कहानी है, ये कहानी है शतरंज के खिलाड़ी। तो शतरंज के खिलाड़ी जो कहानी है उसको जो है मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, और कहानी विकल्प में देखिए कहीं नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, तो मात्र 30% लोगों ने सही जवाब दिया है। ये और भी विकट परिस्थिति है, आप यहाँ भी माइनस कर दिए, यानी 10 क्वेश्चन में लगभग 2 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो है समस्या हुआ है, जो आपके मेरिट को गिराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग अभी भी संभल जाइए और अच्छे से स्टडी कीजिए। जो हम बताते हैं 2-3 बार 4 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब होगा। ये आपको मन में लगेगा कि हम सब कुछ जानते हैं, तो आपके ऊपर है। एग्जाम में बैठिएगा खुद समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों को ऐसा मन में लगा था जिनका रिजल्ट 2-3 नंबर से रुका हुआ है तो उनकी गलती है। तो आप लोग जो है ऐसा जो है नहीं करें और अच्छे से स्टडी करें। तो ये जो है कहानी विधा है, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो मात्र 30% लोगों ने सही जवाब दिया, बाकी 70% लोगों ने इसको गलत किया है, जो कि बहुत शर्म की बात है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाया गया था। अगर आप मेरे क्लास से जुड़े होंगे या हमसे PDF लिए होंगे तो अगर सेट बनाए होंगे तो आप ये प्रश्न सही करते, लेकिन आप लोगों ने इसको गलत किया है, जो कि सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इसका सही विकल्प ई हो जाएगा, जो कि सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए 7वां प्रश्न था करुण रस का अस्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का अस्थायी भाव जो हो जाएगा वो हो जाएगा शोक, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा, जिसको 83.2 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। तो विकल्प सही किया है विकल्प ए, यानी 244 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, जिसमें 83% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर रस वाले टॉपिक नहीं देखें तो जा कर के देख सकते हैं, आगे आपको पढ़ाया जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है। तो आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या जो मानी है वो 10 मानी है। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, जिसका जो है 80% लोगों ने लगभग सही जवाब दिया है, यानी 79.4 यानी 80% लोगों ने सही जवाब दिया है। और काव्य दोषों की संख्या भी 10 मानते हैं भरत मुनि, और इनकी प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र रचना है, उसी में इसका जो है चर्चा किए हैं। तो 243 लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है। अब देखिए इसमें रसों की संख्या जो है नाट्य शास्त्र में 8 माना गया है, अलंकारों की संख्या 4 माना गया है, काव्य दोषों की संख्या 10 माना गया है, काव्य गुणों की संख्या जो है 10 माना गया है, संचारी भावों की संख्या 33 माना गया है। तो इतनी बातें आपको भरत मुनि से संबंधित आपको याद रखना चाहिए, और रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी भरत मुनि हैं, ये भी याद रखनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो 80%
प्रतिशत लोगों ने सही जवाब दिया है, 20% लोगों ने इसका भी गलत जवाब दिया है। तो इसको आप लोग संभालिए, सुधारिए और अच्छे से स्टडी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं रिजल्ट यही सब प्रश्न डुबा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 9वां प्रश्न था, हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में जो समास के भेद होते हैं 6 भेद होते हैं, यानी 89.3% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो 6 भेद होते हैं हिंदी में समास के। 244 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। 6 भेद होते हैं समास के, यानी अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो ये 6 भेद होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। हिंदी में 6 भेद हैं, तो विकल्प बी सही हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। तो देखिए 10वां प्रश्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पे देखिए दिया गया था कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा है, यानी हिंदी भाषा की जो उपभाषा है वो कितनी उपभाषा है। 243 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है। तो 77.4% लोगों ने सही जवाब दिया है, यानी 5 उपभाषा है। अब देखिए 5 उपभाषा कैसे होता है। तो सबसे पहले होता है पूर्वी हिंदी, उसके बाद होता है पश्चिमी हिंदी, उसके बाद होता है राजस्थानी हिंदी, उसके बाद होता है बिहारी हिंदी और अंतिम जो है पहाड़ी हिंदी होता है। तो ये 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो विकल्प भी सही हो जाएगा, जिसका जो है 77.4% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो इसका आप लोग देखें कि कितना गलत हुआ है, कितना सही हुआ है। अगर आप उसको देखिएगा तो जो है प्रश्नों को बनाए, ये प्रीवियस सेट को बनाइए, प्रैक्टिस सेट को बनाइए, तो ये सब आपको जो है गलत होने की संभावना कम हो जाएगा। और जितना बार बनाइएगा, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आज जो है आपको सेट जो है 3 करवाए हैं, तो हमें पूरा ही विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपको जो है गति प्रदान करेगा। तो आप हिंदी जंक्शन पे बने रहिए, अपने तैयारी को करते रहें, सारा चीज़ उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही जो हिंदी क्वालिफाई पेपर है 22 नंबर, उसका भी अलग से क्लास करवाया जाएगा। अपने दोस्तों को बोल दीजिएगा, क्योंकि हिंदी जो हम पढ़ाएंगे लगभग वहीं से प्रश्न आएगा और सभी लोग जो है जुड़ जाइएगा उस पर। तो हो सकता है होली के बाद उसको स्टार्ट करें और होली तक जो है तब तक इधर सेट और जो है क्लास कुछ हिंदी का बाकी है वो चलेगा और आपको जो है तैयारी करवाया जाएगा। अब देखिए यहाँ हिंदी जंक्शन का जो है व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं। हिंदी जंक्शन का व्हाट्सएप चैनल है, या फिर टेलीग्राम चैनल पर लिंक भेजा हुआ है, वहाँ जुड़ सकते हैं। अब देखिए आज की एक जो है बड़ी बात है। आज जो है हमारे कथाकार जो हैं, बिहार के साहित्यकार हैं, फणीश्वर नाथ रेणु का जो है जन्मदिन था। 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ था। तो इनको जो है हम इनके जन्म दिवस पर श्रद्धा अर्पित करते हैं, नमन करते हैं कि ऐसी विभूतियाँ जो हैं हमारे बिहार में जो है जन्म दिए, जिनका प्रसिद्ध उपन्यास परती परिकथा है। और उससे भी ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास जो है मेरा आंचल था, जो 1954 में आया था और हिंदी साहित्य में तहलका मचा दिया और आंचलिक उपन्यास की श्रेणी में बेहतरीन जो है शिखर पे अपने आप को स्थापित किए हैं ये लिख करके। और आपको पता होनी चाहिए कि ये जो है कहानी भी लिखे थे। मारे गए गुरफनाम, राजपान की बेगम और पंचराइट है, ठेस है, संबदिया है। तो ये आंचलिक कहानी के लिए जाने जाते थे और बेहतरीन रचनाकार थे। तो इनको जो उनके जन्म दिवस पर श्रद्धा अर्पित करते हैं और नमन करते हैं कि ऐसे विभूतियाँ बिहार में जन्म देते रहे। तो इसी के साथ जो है हम लोग अब आज के क्लास को समाप्त करेंगे। और अगर आप ये सब चीज़ों को नहीं देखें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और कोई भी जो है चीज़ है उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, ध्यान से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी जंक्शन के माध्यम से लगभग 2.0 और 3.0 में 4000 प्लस बच्चों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे आपका नंबर भी है, आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो मेरे चैनल पे इतना देर तक बने रहने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।